नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशिता श्रीवास्तव। इस बुलेटिन में आज बात होगी यूपी में चौथे चरण के मतदान की, कर्नाटक में हिजाब पर बढ़ते विवाद की, जानेंगे यूपी चुनावों के बाद क्या टूट जाएगा एनडीए, वरुण गांधी ने अपनी ही सरकार पर क्यों उठाए सवाल, बात करेंगे तमिलनाडु निकाय चुनावों में बीजेपी की बड़ी हार की, यूक्रेन पर रूसी कार्रवाई से बढ़ी हलचल की और बुलेटिन के आखिर में बात यूपी विधानसभा चुनावों को लेकर एडीआर रिपोर्ट की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। केंद्र ने पंजाब पॉलिटिक्स टीवी ऐप, वेबसाइट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म किए ब्लॉक। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने कहा कि प्रतिबंधित संगठन सिख फॉर जस्टिस के साथ हैं ब्लॉक किए गए ऐप के संबंध। भगवा झंडे को लेकर कर्नाटक विधानसभा में हंगामा जारी, अगले महीने तक स्थगित हुई विधानसभा। पंचायत राज मंत्री के ईश्वरप्पा ने किया था दावा, भविष्य में लाल किले पर फहराया जा सकता है भगवा झंडा। कांग्रेस ने की ईश्वरप्पा को बर्खास्त करने की मांग। लालू यादव से मुलाकात अब नहीं होगी आसान, जेल प्रशासन ने दिखाई सख्ती। अब जेल प्रशासन की अनुमति के बाद ही लालू यादव से हो सकेगी मुलाकात। गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 382 अंकों की गिरावट के साथ 57,300 पर हुआ बंद। निफ्टी 114 अंकों की गिरावट के साथ 17,092 अंक पर हुआ बंद। तो अब सुर्खियों के बाद बात आज की सबसे बड़ी खबर की। यूपी में कल यानी 23 फरवरी को चौथे चरण में 59 सीटों पर वोटिंग होनी है, जिसमें से प्रदेश की राजधानी लखनऊ से लेकर सोनिया गांधी का संसदीय क्षेत्र रायबरेली भी शामिल है। इसके साथ ही जिस जगह किसानों पर गाड़ी चढ़ाई गई थी, लखीमपुर की उन सीटों पर भी वोटिंग होनी है। इसके साथ ही 5वें चरण के लिए भी चुनाव प्रचार तेज हो गया है। यूपी के चुनावी रण में आज किसने किस पर चलाए सियासी तीर, देखिए ये रिपोर्ट। यूपी में अब 5वें चरण के लिए चुनाव प्रचार अंतिम दौर में पहुंच गया है। 5वें चरण में 11 जिलों की 61 सीटों पर 27 फरवरी को वोटिंग होगी। इसके लिए 25 फरवरी की शाम 6 बजे प्रचार अभियान खत्म हो जाएगा, इसलिए सारे दल प्रचार में जुटे हैं। आज सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी पर तंज कसते हुए उसके सारे आरोपों को झूठा बता दिया। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी की सरकार ने बेरोजगारी, महंगाई बढ़ाई है। बीजेपी के लोग झूठ बोलते हैं, बीजेपी के छोटे नेता छोटा झूठ बोलते हैं, उससे बड़े नेता उससे बड़ा झूठ और सबसे बड़े नेता सबसे बड़ा झूठ बोलते हैं। झूठ बोलने वाले बीजेपी के लोग आज फिर आपके बीच वोट मांगने आए हैं, लेकिन जनता का सपा के प्रति समर्थन बता रहा है कि बीजेपी को लोहे के चने चबाने पड़ जाएंगे। अखिलेश यादव जहां बीजेपी को लोहे के चने चबाने की बात कर रहे हैं, वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी बीजेपी से पूछ रही हैं कि जनता के अच्छे दिन कब आएंगे। प्रियंका गांधी ने आज ट्वीट करके एक रिपोर्ट साझा की। बीजेपी राज में चुनाव तक बस अच्छे दिनों का झांसा है। चुनाव खत्म होते ही महंगे दिन जनता के लिए परेशानी का सबब बनेंगे। अप्रैल से रसोई गैस की कीमत दुगनी हो सकती है, बढ़ेंगे पेट्रोल डीजल के दाम, सरकार के पास महंगाई रोकने का कुछ भी नहीं है इंतजाम। वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी आज 5वें चरण के लिए हुंकार भरते हुए दलितों, आदिवासियों और पिछड़े वर्ग की समस्याओं के लिए बीजेपी और कांग्रेस और सपा की सरकारों को जिम्मेदार ठहराते हुए तीखा हमला बोला। मायावती ने कहा कि ये तीनों दल एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। बीजेपी ने किसानों को भरोसा दिलाया कि उनकी सरकार बनने पर आंदोलन के दौरान उन पर दर्ज हुए मुकदमे जांच कराकर वापस लिए जाएंगे। कुछ भी नहीं किया। कांग्रेस की सरकार पिछड़ा वर्ग की विरोधी सरकार है और सपा सरकार में दंगाइयों और गुंडों का बोलबाला रहा है। बसपा जहां सपा की सरकार में गुंडों और माफियाओं का राज बता रही है, वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मायावती की हां में हां मिलाते नजर आ रहे हैं। अमित शाह भी आज प्रयागराज के दौरे पर थे। 5वें चरण के लिए चुनाव प्रचार करते हुए अमित शाह ने कहा, अतीक अहमद, आजम खान और मुख्तार अंसारी सपा बसपा के शासनकाल में सबको परेशान करते थे। आज ये सब जेल में हैं। अगर आपने गलती से भी अखिलेश की सरकार ला दी तो ये जेल में रहेंगे क्या? अगर अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी और आजम खान को जेल में रखना है तो फिर से कमल खिलाना है। यूपी में बीजेपी मुश्किल में दिख रही है। विपक्ष महंगाई का मुद्दा उठा रहा है, बेरोजगारी को लेकर सवाल पूछ रहा है। बीजेपी इसका जवाब नहीं दे पा रही है। उसकी ओर से मुख्तार, अतीक, आजम के नाम पर ध्रुवीकरण की कोशिश जरूर हो रही है और इस बीच हिजाब का मुद्दा भी यूपी चुनावों में उठाने की कोशिश हो रही है। इस मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है, तो आज इसे लेकर कोर्ट में रखी गई क्या क्या दलीलें, देखिए ये रिपोर्ट। कर्नाटक हिजाब विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि कर्नाटक हाईकोर्ट में लगातार इस मामले पर सुनवाई हो रही है। हफ्ते के दूसरे दिन भी कोर्ट में सुनवाई जारी रही और कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी। कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि वो इस सप्ताह हिजाब से संबंधित मामले का निपटारा करना चाहता है और इसमें शामिल सभी पक्षों से सहयोग मांगा है। आज अदालती कार्रवाई के दौरान याचिकाकर्ता छात्राओं की ओर से पेश एक वकील ने कर्नाटक उच्च न्यायालय की
पूर्ण पीठ से उन मुस्लिम लड़कियों को कुछ घंटे देने का अनुरोध किया जो हिजाब के साथ स्कूलों और कॉलेज में उपस्थित होना चाहती हैं। वे हिजाब प्रतिबंध के खिलाफ अदालत गए थे। वहीं दूसरी तरफ सरकार का पक्ष रखते हुए एडवोकेट जनरल ने कहा कि कॉलेज कैंपस के अंदर हिजाब पहनने पर रोक नहीं है, सिर्फ क्लासरूम और क्लास के दौरान हिजाब बैन है। उन्होंने कोर्ट में दलील देते हुए कहा कि कर्नाटक शैक्षणिक संस्थानों के रूप में एक कानून है जिसमें एक विशेष पहनावा पहनने का उचित प्रतिबंध लगता है। धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं है। जहां तक गैर सहायता प्राप्त निजी अल्पसंख्यक संस्थानों का संबंध है, हम समान संहिता में हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं और ये निर्णय करने के लिए संस्थानों पर छोड़ दिया है। वहीं इससे पहले सरकार ने सोमवार को कोर्ट में कहा कि हिजाब मामले में याचिकाकर्ता न सिर्फ इसे पहनने की इजाजत मांग रही है बल्कि ये घोषणा भी चाहती है कि इसे पहनना इस्लाम को मानने वाले सभी लोगों पर धार्मिक रूप से बाध्यकारी है। सरकार ने अदालत में ये भी कहा कि हिजाब एक आवश्यक धार्मिक परंपरा नहीं है और धार्मिक निर्देशों को शैक्षणिक संस्थानों के बाहर रखना चाहिए। इस बीच कोर्ट ने कहा कि दोनों पक्ष यदि जल्द ही अपनी दलीलें पूरी कर ले तो इस मामले में इस सप्ताह में फैसला सुनाया जा सकता है, क्योंकि इस विवाद के चलते छात्रों की शिक्षा पर भी असर पड़ रहा है। हिजाब मामले में कोर्ट का फैसला 2-3 दिन में आ सकता है। हिजाब मामले को लेकर एनडीए के अंदर भी फूट पड़ती दिख रही है। नीतीश कुमार ने साफ कर दिया है कि बिहार के स्कूलों में हिजाब कोई मुद्दा नहीं है। कुछ दिनों से नीतीश कुमार और बीजेपी नेताओं के बीच दूरियां भी बढ़ती दिख रही हैं। इस बीच विपक्षी दलों की ओर से नीतीश कुमार को बड़ा ऑफर दिया गया है, जिसके बाद कहा जा रहा है कि नीतीश एनडीए से नाता तोड़ सकते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को विपक्ष की तरफ से राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाए जाने की चर्चाओं के बीच बड़ी खबर आई है। खबरों के मुताबिक यूपी चुनाव के बाद नीतीश कुमार बीजेपी गठबंधन यानी एनडीए से अलग हो सकते हैं। बिहार के सीएम नीतीश इस पर जल्द फैसला ले सकते हैं। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव और नीतीश कुमार से पिछले दिनों मुलाकात हुई है। साथ ही एनसीपी चीफ शरद पवार सभी राजनीतिक घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं। नीतीश के नाम को लेकर सियासी हलचल काफी तेज हो गई है और ऐसे में सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि क्या एनडीए की एकता में विपक्ष सेंध लगा चुका है? क्या राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष की मुहिम कामयाब होगी? ये वो सवाल हैं जिनके जवाब 10 मार्च को 5 राज्यों के चुनावी नतीजे सामने आने के बाद मिलेंगे। अगर चुनावों में बीजेपी को हार मिलती है तो फिर नीतीश कोई बड़ा कदम बीजेपी के खिलाफ उठा सकते हैं। दरअसल नीतीश कुमार को राष्ट्रपति बनाने की बात की शुरुआत तब हुई जब इसी महीने केसीआर और प्रशांत किशोर की मुलाकात हुई। तेलंगाना के चुनाव में पीके की टीम इस बार केसीआर की पार्टी टीआरएस के लिए काम करेगी। 2 दिनों तक दोनों के बीच चली बैठक में नीतीश को राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने पर लंबी चर्चा हुई, जिसके बाद नीतीश और प्रशांत किशोर पटना में डिनर पर मिले। वहीं केसीआर मुंबई में शरद पवार और सीएम उद्धव ठाकरे से भी मुलाकात कर चुके हैं। इससे पहले आरजेडी नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने भी केसीआर से मुलाकात की थी। बिहार में नीतीश की पार्टी जेडीयू और बीजेपी के गठबंधन वाली सरकार है और नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री, लेकिन जातिगत जनगणना को लेकर जेडीयू और बीजेपी में तनातनी जारी है। आरजेडी इस मुद्दे पर नीतीश के साथ है। विपक्ष की रणनीति ये है कि बीजेपी के खिलाफ ऐसा मजबूत उम्मीदवार दिया जाए कि कांग्रेस भी उसी को समर्थन देने को मजबूर हो जाए। अब नीतीश को राष्ट्रपति बनाने के लिए पूरे विपक्ष को एकजुट होना पड़ेगा, जिसके लिए केसीआर और प्रशांत किशोर बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। नीतीश कुमार के तेवरों से बीजेपी की परेशानी बढ़ती दिख रही है तो बीजेपी के अपने ही सांसद ने उनकी चिंता बढ़ा दी है। यूपी विधानसभा चुनावों में कल यानी 23 फरवरी को पीलीभीत में वोटिंग होनी है, लेकिन पीलीभीत से बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने बीजेपी के पक्ष में प्रचार करने से मना कर दिया। उल्टा उनके बयान बीजेपी की मुश्किलें बढ़ाते दिख रहे हैं। वोटिंग से पहले एक बार फिर वरुण ने अपनी ही पार्टी पर हमला बोल दिया है। अपनी ही सरकार पर आरोप और सवाल खड़े करने को लेकर अक्सर चर्चा में रहने वाले पीलीभीत से बीजेपी के सांसद वरुण गांधी एक बार और चर्चा का केंद्र बने हुए हैं। वरुण गांधी कभी किसानों का मुद्दा तो कभी महंगाई का मुद्दा, कभी बेरोजगारी का मुद्दा तो कभी कोरोना जैसे मुद्दों पर अपनी ही सरकार यानी बीजेपी को आड़े हाथों लेते आए हैं। आज फिर वरुण गांधी ने बैंकों और रेलवे के निजीकरण का मुद्दा उठाते हुए बीजेपी सरकार पर हमला बोला। वरुण गांधी ने कहा कि केवल बैंक और रेलवे का निजीकरण ही 5 लाख कर्मचारियों को जबरन बेरोजगार कर देगा। समाप्त होती हर नौकरी के साथ ही समाप्त हो जाती है लाखों परिवारों की उम्मीदें। सामाजिक स्तर पर आर्थिक असमानता पैदा कर एक लोक कल्याणकारी सरकार पूंजीवाद को बढ़ावा कभी नहीं दे सकती। वरुण गांधी पहले भी मोदी सरकार की विभिन्न क्षेत्रों में निजीकरण की नीति का विरोध करते रहे हैं। सांसद का मानना है कि इसकी वजह से ही रोजगार के अवसर कम होते जा रहे हैं। अब उन्होंने बैंकों के प्रस्तावित निजीकरण का ये कहते हुए विरोध किया है कि जो कार्य सरकारी बैंक करते हैं वो शायद निजी बैंक ना कर सकें। वहीं कांग्रेस लगातार मोदी सरकार की निजीकरण की नीति पर लगातार सवाल खड़े करती आई है।
कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने यह आरोप लगाते हुए कहा था कि केंद्र सरकार लाभ का निजीकरण और नुकसान का राष्ट्रीयकरण कर रही है। सरकारी बैंक मोदी मित्रों को बेचना भारत की वित्तीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है। मैं हड़ताल कर रहे बैंक कर्मचारियों के साथ हूँ। अब वरुण गांधी ने निजीकरण पर सरकार को घेरा है। देखना है कि बीजेपी इस पर क्या कहती है। सरकार नौकरियां तो दे नहीं रही, उल्टा जो संस्थान नौकरियां उपलब्ध कराते हैं उन्हें ही निजी क्षेत्रों को बेचा जा रहा है। यानी भविष्य में भी सरकार नौकरी नहीं देगी। बीजेपी नेता का दावा है कि जनता इसका जवाब देगी। 10 मार्च को यह पता चल जाएगा कि यूपी की जनता का फैसला क्या है। लेकिन इससे पहले आज तमिलनाडु की जनता का फैसला जरूर सामने आ गया। आज तमिलनाडु में स्थानीय निकाय चुनावों की काउंटिंग हुई तो किसे मिली जीत और किसके हिस्से आई हार, देखिए ये रिपोर्ट। तमिलनाडु में स्थानीय निकाय चुनावों में बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया है। राज्य की सत्ताधारी डीएमके कांग्रेस गठबंधन ने अपने सहयोगियों के साथ 70% से ज्यादा वार्डों में जीत हासिल कर ली है। सभी 21 नगर निगमों में डीएमके कांग्रेस गठबंधन का कब्जा हो गया है। इसके अलावा 138 नगर पालिकाओं और 490 नगर पंचायतों में से अधिकांश पर इसी गठबंधन ने जीत हासिल की है। राज्य के सबसे बड़े चेन्नई नगर निगम की 200 सीटों में से डीएमके गठबंधन 165 से ज्यादा सीटों पर या तो जीत चुका है या फिर आगे चल रहा है। मदुरई, त्रिची और कोयम्बटूर नगर निगम में भी डीएमके ने 2/3 से ज्यादा सीटों पर जीत हासिल की है। अधिकांश निगमों में बीजेपी का खाता तक नहीं खुल पाया है। 21 नगर निगमों के 1373 वार्डों में से घोषित 1200 परिणामों में से डीएमके कांग्रेस गठबंधन को 961 सीटों पर जीत मिली है, जबकि एआईडीएमके गठबंधन 148 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर है। बीजेपी को 3 सीटें ही मिल पाई हैं, जबकि अन्य 28 वार्डों पर जीतने में कामयाब रहे हैं। नगर पालिका परिषद के 3842 वार्डों में से 3833 के परिणाम घोषित हो चुके हैं, जिसमें से डीएमके कांग्रेस गठबंधन को 2635 सीटों पर जीत मिली है। एआईडीएमके गठबंधन 649 वार्डों में जीत हासिल कर चुका है। बीजेपी को 31 वार्डों में और अन्य को 518 वार्डों में जीत मिली है। नगर पंचायत के 7604 वार्डों में से 7561 वार्डों के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं, जिसमें से डीएमके कांग्रेस गठबंधन को 5080 सीटों पर जीत मिली है। नगर पंचायतों के वार्डों में अन्य को 1250 वार्डों से ज्यादा पर जीत के साथ दूसरे स्थान पर है। एआईडीएमके गठबंधन को 1171 वार्डों में जीत मिली है। बीजेपी को यहां 14 वार्डों में जीत मिली है। पार्टी को मिली करारी हार के बाद अब बीजेपी ने चुनावों में हेराफेरी का आरोप लगाया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अन्नामलाई ने कहा है कि डीएमके ने जिस तरह से चुनाव कराए वे शर्मनाक है। ये सत्ता का पूर्ण दुरुपयोग है। हम लोग मद्रास हाईकोर्ट का रुख करेंगे। विधानसभा चुनावों से पहले बीजेपी की एक और हार हुई है। अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल में निकाय चुनाव और अब तमिलनाडु निकाय। राज्य बदला लेकिन किस्मत नहीं। दूसरी ओर दुनिया की किस्मत में क्या जल्दी ही तीसरा विश्व युद्ध शुरू होना लिखा है। यूक्रेन और रूस के बीच बढ़ते तनाव के बीच हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। इस बीच रूसी राष्ट्रपति ने बड़ा दांव चल दिया है। बीते कई दिनों से रूस और यूक्रेन के बीच जारी तनाव के चलते अब युद्ध के आसार और बढ़ते नजर आ रहे हैं। हालांकि दूसरे देशों की तरफ से लगातार इस विवाद को सुलझाने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बीते दिन अपने संबोधन में कुछ ऐसा ऐलान कर दिया जिससे पूरी दुनिया में तहलका मच गया। दरअसल राष्ट्रपति पुतिन ने रूसी सुरक्षा परिषद की बैठक के बाद पूर्वी यूक्रेन के दोनेत्स्क और लुहांस्क को अलग देश के रूप में मान्यता देने का ऐलान कर दिया है। साथ ही कहा कि इन दोनों प्रांतों में शांति बनाए रखने के लिए रूसी सेना को भेज दिया गया है। अब पुतिन के इस ऐलान से पूरी दुनिया में हलचल मच गई है। यूरोपीय देशों, अमेरिका और ब्रिटेन ने रूस और यूक्रेन के इन दोनों क्षेत्रों पर सख्त प्रतिबंध लगाने की चेतावनी भी जारी कर दी है। अमेरिका ने तो इन दोनों शहरों के लोगों की संपत्तियों को फ्रीज करने का आदेश भी जारी कर दिया है। इसके अलावा बिगड़े हालात के बीच संयुक्त राष्ट्र की बैठक हुई, जिसमें भारत भी शामिल हुआ और इस मामले का शांति से हल निकालने पर जोर दिया गया। भारत की तरफ से कहा गया कि वो सैन्य तनाव से स्थिति को सुधारने के पक्ष में नहीं है, बल्कि मसले का हल बातचीत से ही निकल सकता है। अब रूस के इस कदम पर यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की की भी प्रतिक्रिया आई है। जेलेंस्की ने कहा कि विद्रोहियों को मान्यता देने के रूस के फैसले से उनको किसी भी तरह का डर नहीं है। इसके अलावा रूस के इस कदम की यूरोपीय संघ, नाटो के साथ ही अमेरिका और कई देशों ने निंदा की है।
और बुलेटिन के आखिर में बात यूपी चुनावों को लेकर एडीआर रिपोर्ट की। यूपी का संग्राम 5वें चरण में पहुंच गया है। 27 फरवरी को 5वें चरण के लिए मतदान होगा और सभी राजनीतिक दलों ने चुनाव प्रचार के लिए अपनी अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। इस बीच एडीआर की रिपोर्ट ने भी चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 5वें चरण में हत्या से लेकर रेप तक के आरोपी चुनाव लड़ रहे हैं। चलिए आपको भी दिखाते हैं कौन सी पार्टी ने कितने दागियों को दिया है टिकट। यूपी का चुनाव 5वें दौर में बढ़ चुका है। उम्मीदवारों के दामन के दाग और गहरे हो गए हैं। 5वें चरण में भी सियासी दलों ने दागियों और करोड़पतियों पर जमकर प्यार लुटाया है। 27 फरवरी को 61 सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए 685 उम्मीदवारों ने दावेदारी की है, जिसमें 27% उम्मीदवारों पर आपराधिक मुकदमे हैं। वहीं 36% उम्मीदवार करोड़पति हैं। बलात्कार और हत्या के आरोपियों को भी सियासी दलों ने टिकट दिया है। एडीआर ने सोमवार को 5वें चरण के प्रत्याशियों के शपथ पत्र के विश्लेषण के आधार पर रिपोर्ट जारी की है। 5वें चरण में 185 उम्मीदवारों ने अपने ऊपर आपराधिक मुकदमे घोषित किए हैं, जिसमें 141 के खिलाफ गंभीर अपराधों के आरोप हैं। समाजवादी पार्टी से लेकर बीजेपी ने दागी और करोड़पति उम्मीदवारों को टिकट बांटा है। 5वें चरण में 12 उम्मीदवारों के ऊपर महिलाओं पर अत्याचार से जुड़े मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें सुल्तानपुर से सपा के उम्मीदवार अनूप सांडा पर बलात्कार का मुकदमा दर्ज है। 8 उम्मीदवारों के ऊपर हत्या का आरोप है। कुंडा से उम्मीदवार गुलशन यादव, गोसाईगंज से अभय सिंह, चायल से पूजा पाल, रुंधोली से आनंद सेन और तिलोई से उम्मीदवार मोहम्मद नईम पर हत्या के आरोप हैं। 31 उम्मीदवारों के ऊपर हत्या की कोशिश के आरोप हैं। सपा के 49%, बीजेपी के 42%, बीएसपी और कांग्रेस के 28% उम्मीदवारों पर गंभीर अपराध के आरोप हैं। आप के 14% और अपना दल सोनेवाल के 29% उम्मीदवारों पर गंभीर अपराधों के मुकदमे दर्ज हैं। बीजेपी ने सबसे ज्यादा करोड़पतियों को टिकट दिया है, तो उसकी सहयोगी अपना दल भी उसी राह पर है। उसके 7 में से 6 उम्मीदवार करोड़पति हैं। इनकी औसत संपत्ति 11 करोड़ से अधिक है। पढ़ाई लिखाई की बात करें तो इस चरण में 59% उम्मीदवारों ने खुद को स्नातक बताया है। 34% उम्मीदवार 5वीं से 12वीं तक पढ़े हुए हैं। महिलाओं की भागीदारी इस चरण में और कम हो गई है। महज 13% महिलाएं चुनाव में दावेदारी कर रही हैं। तिलोई से बीजेपी उम्मीदवार मयंकेश्वर शरण पी 58 करोड़ संपत्ति के साथ पहले पायदान पर हैं। कुंडा से बीजेपी के प्रत्याशी सिंधुजा मिश्रा 52 करोड़ की दौलत के साथ दूसरे पायदान पर हैं। अमेठी से बीजेपी के उम्मीदवार संजय सिंह 50 करोड़ की दौलत के साथ तीसरे स्थान पर हैं। बीएसपी के यशभद्र सिंह इसोली से मैदान में हैं, जिन पर 26 गंभीर धाराओं में 21 मुकदमे दर्ज हैं। सपा के संदीप यादव इलाहाबाद उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ रहे हैं, जिन पर 24 गंभीर धाराओं के तहत 35 मुकदमे दर्ज हैं। सपा के ही केश श्रीवास्तव जो पयागपुर से मैदान में हैं, उन पर 9 मुकदमे दर्ज हैं। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।